नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 18 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों दिन ट्यूसडे है। आज दोस्तों हम यहाँ पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे। न्यूज़ एनालिसिस में क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे अपने ज़रूरी कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही अपने एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो आज आपको 3 ही 4 करंट अफेयर मिलेगा। और एडिटोरियल में बात करोगे दोस्तों तो एक एडिटोरियल क्या है, वो ग्लोबल इंडेक्स पे आया हुआ है। जो आपने देखा ना कि किस तरह से ग्लोबल हंग्री इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 107 नंबर पर आ गई है, तो सरकार ने उसको जो है नेगलेक्ट कर दिया। तो उस पर कुछ बातें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों देखेंगे कि करंट टाइम में क्या है कि जो टीचर्स की एब्सेंटीज़ बढ़ी जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी कम होती जा रही है ना, इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि जो उनकी अटेंडेंस के लिए ऐप सिस्टम को लाया गया और एक सर्विलांस लाया गया है, उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि क्या उससे हद तक इंप्रूवमेंट आया, क्या वो सर्विलांस लगाने की वजह से उसका बजट कॉस्ट पड़ा, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों एक एक्सप्लेन पेज पे देखेंगे कि किस तरीके से 14 अक्टूबर को आप देखेंगे कि अपनी आईएनएस अरिहंत जो है, जो कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो बैलिस्टिक मिसाइल अंडरग्राउंड वाटर्स में जो छोड़ी जा रही हैं, उसके छोड़ी क्या जा रही है, मतलब ये है कि प्रशिक्षण जो किया जा रहा है उसके कंटेक्स्ट में कुछ बातें निकली हैं कि किस तरीके से इंडिया देखोगे आईएनएस विक्रांत के बाद अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पाया, या मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के कंटेक्स्ट में अभी थोड़ा सा पीछे है। या और भी कह सकते हो कि हम किस तरीके से अपने आप को जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी और रशिया के साथ मिलिट्री टाई अप करके मिलिट्री डिफेंस के प्रोडक्ट्स के लिए, हार्डवेयर्स के लिए टाई अप करके अपने आप को आने वाले समय में किस तरीके से और मतलब बेहतर बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। अब आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सीधे करंट अफेयर से। करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में देखोगे दोस्तों तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है आज यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये न्यूज़ लगातार बनी हुई थी पर अभी तक 1 महीने से दब गई थी। आप देखोगे दोस्तों कि जब आज़ादी का महोत्सव हुआ 15 अगस्त को, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम देखोगे कि एक बहुत गर्मा मुद्दा उठा था। गर्मा मुद्दा इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि देखेंगे किस तरीके से ये जो गुजरात की बिल्किस बानो हुआ करती थी, उनका गैंग रेप हुआ था गोजरा कांड में। तो क्या हुआ था दोस्तों, इनके टाइम में 11 लोग जो एक्यूज्ड हुआ करते थे, एक्यूज्ड मतलब जो दोषी करार जो इनके गैंग रेप में शामिल थे, उनको क्या हुआ कि गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी के तहत 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत कि मान लीजिए कोई भी आदमी अगर 14 साल तक जेल काट लेता है और 14 साल के जेल काटने के बाद क्या होता है कि अगर उसका आचरण सही है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में थोड़ी सी इसको डिटेल में देखेंगे बात। अब यहाँ पे क्या दोस्तों बात है कि आप देखोगे कि सीबीआई ने और कोर्ट ने क्या कह सकते हो कि इसको अपोज किया है गुजरात के खिलाफ कि गुजरात का ये डिसीजन गलत है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि रेप जैसा क्राइम तो हीनियस क्राइम माना जाएगा। हाँ, अब रेप जैसे क्राइम को तो हम हीनियस में ही देखेंगे। इवन साथ साथ आप देखोगे कि बिल्किस बानो जो केस हुआ था उसमें क्या था कि ये प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट औरत के साथ रेप करना तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम आप देख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सीखने वाली बातें हैं दोस्तों, उसको हम देखेंगे। फालतू की राम कहानी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे कि क्या हुआ कि इस डिसीजन को, गुजरात के इस डिसीजन को क्या हुआ कि गुजरात के डिसीजन को जब चैलेंज किया गया, तमाम पेटिशनर्स ने जब चैलेंज किया, तो गुजरात सरकार ने कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इवन जो जेलर हैं, इवन आप देखोगे कि क्राइम ब्रांच से, एक मिनट रुकिए मैं सारे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किसके किसके निगरानी, मतलब किसके किसके ओपिनियन से इनको छोड़ा गया है, रेमिशन दिया गया। एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दूसरा आप देखेंगे सीबीआई, स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई, स्पेशल सिविल जज सीबीआई, सिटी सिविल सेशंस कोर्ट्स, ग्रेटर बॉम्बे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दहोद जेल सुपरिटेंडेंट, गोधरा सब डिस्ट्रिक्ट जेल एडवाइजरी कमेटी एंड एडिशनल डायरेक्टरी बिफोर अराइविंग एट इट्स डिसीजन टू ग्रांट प्रीमेच्योर रिलीज। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या बातें हैं कि यहाँ पे बातें ये निकल के आई है कि एक तरफ गुजरात सरकार का ये कहना है कि इन्होंने ये जो छोड़ा है ये अपनी जेल अथॉरिटी से डिस्कशन करके उन पर्सन्स के अच्छे बिहेवियर को देखकर ही छोड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे मामला ये है कि आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, अभी तक सीबीआई से परमिशन नहीं ली गई, सीबीआई की रिकमेंडेशन नहीं थी इनको छोड़ने के लिए, मतलब सीबीआई ने रिकमेंडेशन इनको नहीं किया छोड़ने के लिए। इवन आप देखोगे दोस्तों कि स्पेशल क्राइम ब्रांच ने भी कह सकते हो कि इनको वो नहीं किया, परमिशन नहीं दिया छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको थोड़ा सा दोस्तों समझने की कोशिश करिए। देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ये जो 2 बॉडीज़ बनी हैं डिफेंस के मैकेनिज्म में, एक सीबीआई और दूसरी ये देखोगे स्पेशल क्राइम ब्रांच, इनकी ये थी नहीं मनसा कि इनको छोड़ा जाए। तो इनके कंटेक्स्ट में क्या बातें हैं, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और साथ ही पेटिशनर्स ने जो दायर किया है। अब देखिए दोस्तों, पेटिशनर के कंटेक्स्ट में क्या गुजरात का बोलना है, गुजरात सरकार का ये कहना है कि पेटिशनर इज़ अ थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर, ठीक है। अब पेटिशनर का, अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ये सीखने को मिला कि पेटिशनर इज़ अ थर्ड पार्टी पेटिशनर और वो किसी भी क्राइम के मामले में पेटिशन नहीं डाल सकती है, ठीक है। मतलब ये किसी भी क्रिमिनल केस के मामले में आप पेटिशन नहीं डाल कर सकते, नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पेटिशन की चीज़ यहाँ सीखने को मिली। दूसरा क्या यहाँ पे सीखने को मिलेगी दोस्तों कि एक यहाँ पे सीखने को ये बातें हैं दोस्तों कि द पेटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट द रेमिशन वॉज ग्रांटेड विदाउट द सेक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
मतलब पिटिशनर का ये कहना है कि जो रेमिशन दिया गया वो बगैर यूनियन गवर्नमेंट के सेक्शन के दिया गया। इन देयर प्ली अली the two petitioner had said the case was investigated by the CBI. Accordingly, the grant of the remission solely by the competent authority by state government and the state of government without any consultation with the central government is impermissible in terms of the mandate section 435 of the Code of Criminal Procedure 1973। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 435 के तहत आप देखोगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के तहत जो कोड है, यहाँ पे क्या है कि आपको रेमिशन देने से पहले यूनियन कोर्ट से, यूनियन गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। बगैर यूनियन गवर्नमेंट से आप कंसल्ट किए बगैर कैसे रेमिशन दे सकते हो। तो दो चीज़ें यहाँ पे देखिए दोस्तों सीखने को मिली। हालांकि दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट अभी भी अपने ऊपर अडिग है कि जो इनकी रेमिशन पॉलिसी बनाई गई थी 1992 की, उसके तहत ही इनको दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमने बाद में इनको छोड़ा है। जिस पॉलिसी के दायर में इन्होंने अपने कन्विक्शन के लिए पिटीशन डाला था, मतलब अपने कन्विक्शन के लिए इन्होंने गुहार की थी, उसी जो केस उस वक्त चला आ रहा था, उसी के रेमिशन पॉलिसी के तहत ही हमने इनको छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने इनको अपनी मर्जी से छोड़ दिया है। जो लॉ एंड ऑर्डर पहले बनाया गया था उसी के कंटेक्स्ट में इनको छोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बयान था। अब ये दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बात थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी एक न्यूज़ है। आप देखोगे कि किस तरीके से गुजरात में क्या हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि एक नई मतलब कोशिश जारी की। कोशिश इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये साइन किया। अब इन्हें आप देखोगे दोस्तों कि ये उन वर्कर्स पर निगरानी रखी जाएगी कि जो वर्कर्स आप देखोगे कि इलेक्शन के लिए इनको हॉलीडे मिलता है, वोटिंग के लिए हॉलीडे मिलता है, इलेक्शन डे के दिन इनको वोटिंग के लिए हॉलीडे मिलता है, उसके तहत भी ये वोट डालने नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक देखिए दोस्तों ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस पर प्रॉपर वॉच किया जाएगा। मतलब एक तरफ आपको सरकार छुट्टी भी देती है, एक दिन का हॉलीडे भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐलान भी करती है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन डे के दिन जिस दिन आपके वोटिंग असेंबली में आप देखोगे कि होता है, आपने भी देखा होगा ना, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहते हैं, इवन प्राइवेट दफ्तर से लेकर सरकारी दफ्तर तक बंद रहते हैं। तो बैंक हॉलीडे भी उस दिन होता है, किस लिए कि आपको वोट डालने के लिए। लेकिन जब आपको गवर्नमेंट ये छुट्टी दे रही है उसके बावजूद भी आप वोट नहीं डाल रहे हो, तो इस कंटेक्स्ट को यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों डिटेल में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैव बीन साइंड विद द इंडिविजुअल यूनिट्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज बॉडी एंड द अटेम्प्ट टू गेट मोर ऑन बोर्ड विल कंटिन्यू टिल द पोलिंग डे। मतलब क्या है कि आप देखोगे कि इंडिविजुअल यूनिट से साइन कराया गया है, इंडस्ट्रीज बॉडीज़ में भी साथ साथ साइन कराया गया। इवन आप देखोगे कि ये जो पॉलिसी है ना, ये एक तरीके का बोर्ड इंस्पेक्शन करेगा जो कि कंटिन्यू पोलिंग डे के दिन तक रहेगी। मतलब जिस दिन तक पोलिंग डे आपके स्टेट्स में चल रही होगी उस दिन तक। हालांकि गुजरात की अभी बात है तो गुजरात की पोलिंग डे तक की बात। अब देखोगे दोस्तों गुजरात में तो इलेक्शन आ ही रहा है, तो उसके कंटेक्स्ट में अब जाहिर सी बात है सब तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर्स अंडर and units and the corporate entities with the 500 plus employees to appoint the nodal office to identify the employees who ever leave on polling day but do not vote। मतलब क्या है कि आप देखोगे दोस्तों कि एक नोडल ऑफिसर का प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसमें क्या होगा कि नोडल ऑफिस से क्रिएट किया जाएगा जिसमें 500 प्लस एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा और जो ये आइडेंटिफाई करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को जिनको छुट्टी भी मिली है लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं दिया। मतलब आप छुट्टी भी मिल रही है आपको, उसके बावजूद भी आप वोटिंग नहीं दे रहे। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि ये कंपलसरी नहीं है वोट देना, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक देखिए दोस्तों यहाँ पे वो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, द कमीशन कुड नॉट इन्फोर्स कंपलसरी वोटिंग बट वांटेड टू आइडेंटिफाई द वर्कर्स इन बिग इंडस्ट्रीज हु डू नॉट वोट डिस्पाइट हैविंग द हॉलीडे। मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कंपलसरी वोटिंग करो। हाँ, लेकिन दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सही है। अब मान लीजिए जिस दिन वोटिंग का डे हो, किसी के दिन किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, तब आदमी पहले उसको देखेगा कि पहले वोट डालने जाएगा। हाँ, फ्री होगा आदमी तभी तो वोट डालने जाएगा। तो कंपलसरी नहीं है वोटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है उन बिग इंडस्ट्रीज़ में जिन वर्करों को क्या है कि हॉलीडे भी मिलता है, उसके बावजूद भी वोट डालने नहीं जाते। मतलब उसको एज अ फन डे के रूप में एंजॉय करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये क्या है जो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाली बात है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं सीखने को। पहली चीज़ क्या यहाँ पे सीखने को है, करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों कि Section 135B of the Representative of the Pupil Act 1951, every registered voter employed in any business, देखिए क्या सीखना है, Section 135B of the Representation of Pupil Act 1951, every registered voter employed in any business, state, industrialist undertaking or any establishment are entitled to vote in a parliament और असेंबली हैज़ टू बी ग्रांट अ पेड हॉलीडे फॉर पर्पस। मतलब आप कोई भी सरकारी कर्मचारी, इवन आप देखोगे कोई भी इंडस्ट्री, मतलब किसी भी बिजनेस और ट्रेड का कोई भी वर्कर होगा, इंडस्ट्री का कोई भी वर्कर होगा, रिप्रेजेंटेशन RPA 1900 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 135 के तहत उसको उस दिन हॉलीडे ग्रांट की जाएगी वोटिंग डालने के लिए। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने को मिली।
दूसरी क्या सीखने को मिली कि द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑलवेज नोटिफाई पोलिंग डे एज अ पेड हॉलीडे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। मतलब क्या है कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ साथ ये उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो उस दिन हॉलीडे ऐलान करे जिस असेंबली में वोटिंग होगा, सेक्शन 25 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेशनल में न्यूज़ देखेंगे। इंटरनेशनल में क्या है दोस्तों कि पाकिस्तान अभी भी FATF की जो ग्रे लिस्ट में है, इससे एग्जिस्ट करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से FATF में क्या प्रीलिम्स बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो FATF आप देखोगे क्या है, FATF करेंटली कंप्रोमाइज 37 मेंबर जुरिडिक्शंस एंड द 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर इन ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब। FATF क्या है, 37 मेंबर का जुरिडिक्शन है, इवन 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें है। अब इसकी लिस्ट कैसी होती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट उनको कहा जाता है जो टोटली ब्लैक लिस्टेड होती हैं, मतलब जिनकी कह सकते हो कि ग्लोबल टेरर फंडिंग करती हैं, जैसे मान के चलिए सीरिया जैसी कंट्रीज़। और जो ग्रे लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट वो कंट्री होती हैं जो कंट्रीज़ वो होती हैं जो FATF के साथ कह सकते हो कि मिल के काम करना चाहती हैं, कि जो FATF ने उनके देश में कमियां खोजी हैं कि आपके यहाँ किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, इवन टेरर फंडिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, आप इसको देख रेख करके ग्राउंड लेवल पे हटाने की पूरी कोशिश करोगे। तो आप देखोगे दोस्तों कि 2018 से पाकिस्तान FATF की कैटेगरी में बना हुआ है। इवन इस साल भी जून में पाकिस्तान ने पूरी मशक्क़त की कि उसको हटा दिया जाए, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या है, द कंट्री हैड सिंस बीन वर्किंग विद द FATF एंड इट्स affiliates to strengthen its legal and the financial system against the money laundering and the terror financing to meet the international standard in line with the 40 recommendations of the FATF। मतलब आप देखोगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए जो FATF की 40 रिकमेंडेशन है ना, उस पर पूरा काम कर रहा है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो इसका कारण होगा ना। अब देखिए दोस्तों, मामला ये है कि आप देखोगे किस तरीके से इस्लामाबाद में जो कैसे पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत बनी हुई है ना, तो इस्लामाबाद में जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, उसके लिए क्या है कि जो इसको लोन वगैरह चाहिए ना IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB और यूरोपियन कंट्रीज से, उन्होंने कह सकते हो कि इनको लोन देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने को मिला। अब चलिए दूसरी एक इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि द रशियन फोर्सेज लॉन्च डेडली द सेकंड वेव ऑफ द ड्रोन अटैक्स ऑन द सेंट्रल कीव इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। आप देखोगे किस तरीके से रशिया ने अब ड्रोन अटैक्स कराना चालू कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। मतलब अब इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि भारी तबाही मच गई है। भारी तबाही इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, ड्रोन अटैक्स जो है ना, ये ईरान का दिया हुआ सुसाइडल ड्रोन है। सुसाइडल ड्रोन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप किसी भी बिल्डिंग से टकराया, फट गया, खुद भी फट जाएगा, बिल्डिंग की बिल्डिंग भी उड़ा देगा। तो ये सुसाइडल ड्रोन से ये देने वाला कौन है रशिया को? ये ईरान है। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि यूक्रेन ने हालांकि क्या किया कि बहुत सारे ओपनली मिसाइल्स दागे, इवन काउंटर फायर्स भी ओपन एयर में किया इस ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अब देखिए दोस्तों, इस गोलाबारी में अपने भी तो लोग मरते ही हैं, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा जो है कीव में तबाही मच गई। तो अब आप देखोगे दोस्तों क्या है कि इसके कंटेक्स्ट में वही जो शुरू से चलता आया है, सेक्शंस लगाना। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ऊपर सेक्शंस लगा दिए। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे खुद लिखा है कि द EU फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन द मंडे कॉल्ड फॉर द सेक्शंस अगेंस्ट द ईरान ओवर द ट्रांसफर ऑफ ड्रोन्स टू द रशिया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब ये क्यों किया जा रहा है? बेसिकली क्या है कि ईरान रिपीटेड ऑन द मंडे इट्स डेनियल दैट्स इट्स सप्लाई द ड्रोन्स टू द रशिया। मतलब क्या है कि ईरान ने बेसिकली क्या है कि ये प्रॉपर डिनाई कर दिया है। हालांकि दोस्तों इस न्यूज़ को छोड़ो, प्रॉपर डिनाई वाली बात, जो मेन यहाँ पे बात है, रशिया डिफेंस मिनिस्टर सेड इट हैड टू कैरी आउट अ मैसिव अटैक ऑन द मिलिट्री टारगेट एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द यूक्रेन यूजिंग हाई प्रीसियस वेपन। मतलब क्या है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि देयर इज़ अ मैसिव अटैक होगा उनके मिलिट्री टारगेट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो यूक्रेन पे जहाँ पे हाईवी प्रीसियस वेपन्स रखे गए हैं। हैवी प्रीसियस वेपन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसको काउंटर करने के लिए जो यूक्रेन ने अपनी नीति अपनाई है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया है। देखिए दोस्तों, बेशक अभी दोनों के बीच में, यूक्रेन में और ये दोनों के बीच में न्यूक्लियर अटैक्स नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने अपने न्यूक्लियर को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इवन रशिया ने तो पूरा ही डिप्लॉय कर दिया है, बस चला नहीं है न्यूक्लियर, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो रशिया जो है पूरा अपना डिफेंस में कह सकते हो कि डिफेंसिव में ये खेल रहा है कि इनके पूरे डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक अपने आइडियाज़ वाले पेज में एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अ मोर क्रेडिबल डेटरेंस। अब करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों कि जो अपना अरिहंत SLBM लॉन्च किया गया है ना, ये इंडिया के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप देखोगे किस तरीके से इंडिया ने जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनके साथ मिल के
मतलब कह सकते हो कि एक अनाउंस जो SLBM प्रोग्राम किया ना, SLBM प्रोग्राम इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि ये एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करो, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। देखिए दोस्तों, देयर इज 2 मिसाइल्स, एक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। आप पहले गूगल करना दोस्तों, ये दोनों के बीच के अंतर को समझना कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं और क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा आइडियाज़ है, आइडियाज़ इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। SLBM के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें लिखी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखिए दोस्तों जो थॉट हमारे लिए डेवलप हो सकता है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि इंडिया अब सेकेंड स्ट्राइक करने में भी माहिर है। हम एयर स्ट्राइक करते हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से, अब हम जो है अब अपनी सेकंड स्ट्राइक भी करने में माहिर हो चुके हैं। डिफरेंस कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर आ चुकी हैं, पहली चीज़। दूसरी, इस चीज़ से आप देखोगे कि जो हमको स्पेशल मेरिट मिली है ना, इस स्पेशल मेरिट के कंटेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या बातें लिखी हैं दोस्तों। SLBM इट्स assertions दैट द मिसाइल impacted द टारगेट एरिया विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी इज नेवरलेस इंस्ट्रक्टिव। दिस वुड इंडिकेटिव द क्रॉ ऑफ INS Arihant एंड द एंटायर HR गोइंग राइट अप टू द नेशनल कमांड अथॉरिटी विद द प्राइम मिनिस्टर एट द एपेक्स विद एक्वायर्ड द नेसेसरी प्रोफेंसी टू लॉन्च एंड SRBM शुड द एक्सजेंसी राइज। मतलब क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि ये जो SLBM का प्रोग्राम है ना, SLBM के प्रोग्राम के तहत क्या है कि ये कह सकते हो कि INS अरिहंत के लिए एक तरीके का इंडिकेशन है। इंडिकेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि देयर इज अ प्रोफेंसी टू लॉन्च द SLBM टू एक्साइज द अराइज। अराइज मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अब हम एक टाइप से अवेक हो चुके हैं। अवेक इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जो हमारा सेकंड काउंटर डिफिज्म हमारे लिए एयर स्ट्राइक का अंदर डेवलप हो चुका है ना, इंडिया दिन पे दिन अपने आप को डेवलप कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मेरिट की बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे डीमेरिट भी है। दूसरी डीमेरिट की अगर कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात करोगे ना, SLBM क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि SSBM, a nuclear propelled submarine armed with a nuclear tipped ballistic missile, is deemed to be ultimate deterrent. This profile of macro lethality and zero error credibility is predicted on the robustness of the boat and the efficiency of the missile। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे करंट टाइम में क्या कि बेशक इंडिया ने इस चीज़ को एक्वायर्ड कर लिया, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप देखोगे इसकी थोड़ी कहीं ना कहीं जीरो अकाउंटेबिलिटी भी बन रही है। जीरो अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जब बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप दाग रहे हो, जो उसके आसपास के, ये कहाँ है, सबमरीन्स की बात हो रही है, सबमरीन्स की बात हो रही है, तो सबमरीन्स क्या होंगे, नीचे ग्राउंड वाटर में होंगे ना, नीचे वाटर में, अंडर वाटर में होंगे, तो वाटर का भी एक लेवल होता है। तो और सारी जो वाटर्स के आसपास की जो बोट्स होंगे ना, उनके अभी कह सकते हो कि डिटरेंस में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। काम इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, अभी इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की यहाँ पे बात की जाएगी, ताकि उसके सर्विलांस को हम बेहतर डिटेक्ट कर पाएँ, मतलब बोट को, अगल बगल की बोट्स को डिटेक्ट कर पाएँ कि किधर क्या करना है, कैसे मिसाइलें छोड़नी है। पहली चीज़, ठीक है, ये डीमेरिट की बात हो गई। दूसरी चीज़ देखोगे दोस्तों, इसके मतलब इंपॉर्टेंस फीचर्स की बात करोगे, हाउ एवर द बैलिस्टिक प्रोफाइल्स ऑफ द SLBM लॉन्च्ड ऑन द 14 अक्टूबर रिमेन्स द मोडेस्ट एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द 600 टर्न्स Arihant. It is reportedly fitted with the K-15 SLBM who ranged of the 750 km. This would clarified as the short range missile। आप देखोगे दोस्तों कि इसको एक कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो अपना K-15 SLBM है ना, अभी INS अरिहंत का K-15 से ये कंपैरिजन किया गया। इसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से जो कह सकते हो कि ये जो K-15 SLBM है ना, 750 किलोमीटर रेंज का जो यहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइल दिया गया है ना, इसके अपेक्षा में कह सकते हो कि जो बातें की गई हैं अरिहंत के कंपैरिजन में, जो मतलब हमारी सर्विलांस के कंटेक्स की बातें हैं ना, जो मतलब हेवली वेट कैरियर की कैपेसिटी की भी बात है, क्योंकि देखो 6000 टन कैपेसिटी बेशक यहाँ पे SLBM प्रोग्राम के तहत एक मतलब कह सकते हो कि अपने ऊपर आनी चाहिए। आनी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है ना कि रिमेन्स मॉडेस्ट, दिस इज एविडेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द 600 मतलब अपने ऊपर आर्म्स एमुनेशंस कैरी, आर्म्स एमुनेशंस तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन हाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करने की बात किया। अब INS अरिहंत क्या है, एक टाइप का तो सबमरीन है ना दोस्तों, तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल 6000 टन कैरी करना जो है वो K-15 पे आप देखोगे कि विथ रेंज ऑफ 750 किलोमीटर पे ये कह सकते वुड बी क्लासिफाइड एज द शॉर्ट रेंज मिसाइल। अब देखिए दोस्तों INS विक्रांत इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे पहली बात। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगी, दूसरी चीज़ क्या है कि इट देयरफॉर सीम्स दैट द इंडिया इज वर्किंग एब्सोल्युटली टू आर्म द अरिहंट्स विद 350 किलोमीटर मिसाइल्स एंड दिस वुड डीम टू बी एन RBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब क्या है कि अभी तक इसकी जो रेंज है आप 3500 किलोमीटर मिसाइल तक की है, लेकिन इसको क्या है कि ये डीम्ड की जा रही है कि इसको IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किया जाए। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्या है, 5000 किलोमीटर तक। मतलब क्या है कि वुड बी क्लासिफाइड एज द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जब 5000 किलोमीटर का एक्सेस हो जाएगा ना दोस्तों, तो हम इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्लासिफिकेशन में इस INS अरिहंत को ला देंगे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली बात है, इंडिया हैज़ मेड स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस इन इट्स मिसाइल प्रोग्राम। सही बात है। न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज, द न्यूक्लियर सबमरीन एंड मोर रिसेंटली द बिल्डिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज रिवन इन अ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या है कि आप देखोगे बेशक इंडिया ने धीरे ही सही पर मिसाइल प्रोग्राम्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस हासिल की है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में हम धीरे धीरे काबिल होते जा रहे हैं। इवन आप देखोगे कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर भी धीरे धीरे रिसेंटली बिल्डिंग शुरू कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे बातें हैं। दूसरी चीज़ जो समझने वाली बात है, द नेशन हैज़ इंडिसनी डिजाइंड एंड बिल्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। सही बात है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने आईएनएस विक्रांत बनाया। आपने देखोगे ना किस तरीके से नई नेवी की इंडियन की फ्लैगशिप जो है इस पे लाई गई। हाँ, बट इज हैंडीकैप्ड बाय नॉट हैविंग द एप्रोप्रिएट फाइटर एयरक्राफ्ट एंड एन SSBN हुज ICB कैपेबिलिटी इन सम ईयर्स अवे। मतलब क्या है कि वही वाली बात है दोस्तों, अभी जो 3500 मिसाइल्स की जो रेंज है ना, इसको 5000 में इसको एक्सीड किया जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, हम अपना एप्रोप्रिएट फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की और कोशिश किया जाए। फाइटर, ठीक है दोस्तों, यही सब था इसमें। अब चलिए दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट में अपने एडिटोरियल सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक ही एडिटोरियल को आप डिस्कस करेंगे, अगर समय मिला दोस्तों तो दूसरा भी डिस्कस कर दूँगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये एक एडिटोरियल थोड़ा सा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। पहली बात ये लिखी है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है, डोंट बी पिकली, इंडिया नीड टू श्योर ऑफ एफर्ट्स टू एड्रेस स्मॉल न्यूट्रिशन इंटेस्ट इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग ग्लोबल 100 इंडेक्स। आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से भारत की रैंकिंग 107 नंबर पे आ चुकी है 121 देशों में। इंडिया ने इसको क्या किया कि नेगलेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। पहली बात कि आप देखोगे किस तरीके से कोविड क्राइसिस के दौरान ये जो गवर्नमेंट ने बैक सपोर्ट दिया, फूड की जो स्कीम्स गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो ये राशंस बांटे गए हैं, और इवन आप देखोगे दोस्तों कि मिड डे मील स्कीम के तहत भी किस तरीके से बच्चों को अब तो ब्रेकफास्ट में अंडे वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी तो देखते हुए कहीं ना कहीं हद तक ये भी बातें लिखी हैं दोस्तों, ये डाटा कितना रिलेबल है। लेकिन दोस्तों पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बातें लिखी हैं दोस्तों कि दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बातें लिखी हैं कि द NFHS 5 कंडक्टेड जस्ट बिफोर pandemic showed that the more than 20% of the child below the age of 5 did not weight as much they should। मतलब क्या है कि कोविड पेंडेमिक के बाद ही तो ये सारे जो है डेटा को दिया गया था। मतलब कोविड पेंडेमिक के बाद ही जो हुआ, ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो कह सकते हो कि स्कीम्स चलाए गए, राशंस बांटे गए। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि प्राइमरी में किस तरीके से ये जो अब ब्रेकफास्ट की मील में भी अंडों की शुरुआत की गई। तो इसके तहत भी क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो मतलब ग्लोबल 100 इंडेक्स में मेज़र किया है ना, ये सीरियल्स, वेजिटेबल्स और दाल, मतलब ये सारी चीज़ों के दायरे को ही कंक्लूड करके अपना एक एवरेज स्कोर निकाला है। लेकिन इन्होंने एग को नहीं निकाला। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि ये जो NFHS का डाटा आया था ना, जो कि कोविड पेंडेमिक के क्या कर सकते हो कि कंडक्टेड जस्ट बिफोर, मतलब कोविड पेंडेमिक के जो पहले आया था, कि 20% चाइल्ड ऐसे भी हैं जो अभी वर्स्ट कंडीशन में जी रहे हैं, जो अपनी उम्र के साथ अपनी वेट को ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये NFHS 5 का डाटा था। अब देखिए दोस्तों, डिस्कोर्स ऑन द न्यूट्रिशन could acquire great nonsense with the data on household consumptions of the food items for instance। मतलब क्या है कि आप देखोगे दोस्तों, ये जो हाउस होल्ड का कंजप्शंस है ना फूड आइटम्स का, कि ये एक टाइप का इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, डिस्कोर्स ऑफ द न्यूट्रिशंस बना हुआ है। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे डेटा क्वालिटी की बात है। डेटा क्वालिटी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जो लास्ट ईयर का सर्वे हुआ 2017 और 18 का, जो गवर्नमेंट ये जो मिड डे मील स्कीम्स की यहाँ पे बात करती है कि जो राशंस वगैरह जो प्रोवाइड किए गए, जो बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, तो क्या है इसका डेटा क्वालिटी 2017-18 में आप देखोगे काफ़ी मतलब पुअर पाया गया था। तो कहीं ना कहीं हद तक हो सकता हो दोस्तों, ये क्वालिटी का एश्योरेंस की भी यहाँ पे बात है कि गवर्नमेंट जो है अपने क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करे, और बेहतर से बेहतर जो करंट टाइम में रिपोर्ट आई है ना, उससे और कह सकते हो कि लड़के जो हमारे नेबरहुड की कंट्रीज़ आज श्रीलंका और ये कह सकते हैं अफगानिस्तान जैसी जो हमको पीछे छोड़ गई हैं, श्रीलंका जैसी कंट्रीज जो आज हमको पीछे छोड़ गई, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हमको पीछे छोड़ गई ना, इनको हम टैकल करें, आगे बढ़ें। तो मेन यहाँ पे फोकस किसका है दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस का। ठीक है, तो जो यहाँ के एडिटोरियल थॉट में आपने सीखा ना दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस की बात है, वो हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।